जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीर्वाद जीएस में। दोस्तों, मैं हूं आशीर्वाद प्रजापति और आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में समझेंगे मरुस्थल के बारे में। जी हाँ गाइस, डिज़र्ट के बारे में कि कौन सा रेगिस्तान विश्व में सबसे बड़ा है और भारत में कौन सा बड़ा है। ठीक है दोस्तों, रेगिस्तान कहते किसे हैं, तो बने रहिए, इस क्लास को पूरा अटेंड कीजिएगा। अगर अभी तक आपने अपने चैनल आशीर्वाद जी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं स्टडी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर इम्पोर्टेंट क्लास का वीडियो जो है आपको टाइमली मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मरुस्थल की। मरुस्थल है क्या? व्हाट इज डिजर्ट? गाइस, डिजर्ट हम उसे कहते हैं, मरुस्थल उसे कहते हैं जो एक काफ़ी विस्तृत क्षेत्र, जो काफ़ी सूखा हो, जहाँ पे कोई नदी, तालाब या पानी का कोई सोर्स ना हो। ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, चलिए, जिसे रेगिस्तान भी कहते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न देखिएगा, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो भाई, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो याद रखिएगा, सहारा मरुस्थल। ठीक है ना, सहारा रेगिस्तान। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है गाइज? तो वो थार रेगिस्तान, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत का पूछेगा तो सबसे बड़ा हो जाएगा थार। ठीक है, एशिया का भी पूछेगा, दक्षिण एशिया का तो सार, और यहाँ पे संसार का सबसे बड़ा पूछेगा तो सहारा। ठीक है, अगला देखिएगा, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ठीक है, तो याद रखिए, मंगोलिया में। ठीक है, ये भी एशिया में स्थित है फ्रेंड्स, मंगोलिया में। अगला प्रश्न देखिएगा, नूबियन मरुभूमि, ठीक है ना, नूबियन मरुभूमि स्थित है, कहाँ स्थित है भाई? तो सूडान में स्थित है। ओके गाइस, सूडान में नूबियन मरुभूमि स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, अल गेजिरा, ठीक है ना, अल गेजिरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो ये भी सूडान में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। कह रहा है कि सोनोरान, सोनोरान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स, मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको में स्थित है। पेटागोनिया, ठीक है ना, पेटागोनिया मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो गाइज, पेटागोनिया मरुभूमि स्थित है अर्जेंटीना में। ओके, अर्जेंटीना में ये स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो सेचुरा मरुभूमि जो स्थित है फ्रेंड्स, वो पेरू में स्थित है। ऑलराइट, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि तकलामाकन, ठीक है ना, तकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो याद रखिए, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है गाइज, ये चीन में स्थित है। अगला है, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल जो है स्थित फ्रेंड्स, बोत्सवाना में स्थित है। ठीक है ना, बोत्सवाना, नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाते हैं? तो विश्व के शीत मरुस्थलों को हम टुड्रा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, टुड्रा के नाम से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? तो गाइस, पश्चिमी भाग में। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो 5वां भाग। ठीक है ना, माने हम पृथ्वी का 5वां भाग ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, कि उतना भाग पे जल नहीं है। ठीक है ना, यानी कि कोई भी तालाब, सोर्स नहीं है वहाँ पे पानी का। ठीक है, नहीं कोई नदी तालाब जो है, ये सारी चीज़ें नहीं है, झरने वगैरह। ठीक है, अगला प्रश्न है कि थार मरुस्थल किस देश में है? तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि ऊपर बताया आपको कि भारत में। ठीक है, तो थार मरुस्थल भारत में है, राजस्थान राज्य में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व का सबसे शुष्कतम, ठीक है ना, मरुस्थल है आटाकामा। ठीक है ना, विश्व का सबसे शुष्कतम, ठीक है ना, नमी वाला मरुस्थल कौन सा है? तो फ्रेंड्स, वो है आटाकामा। ठीक है, याद रखिएगा,
अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। तो विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप जो है फ्रेंड्स वो यूरोप है। ठीक है, कौन सा है? यूरोप। अगला है, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है या कहाँ है? तो याद रखिएगा, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में। ठीक है ना, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, साउदर्न वेस्टर्न अफ्रीका। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, सहारा रेगिस्तान या सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो गाइस उत्तरी अफ्रीका में। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? तो चिली में। ठीक है फ्रेंड्स, चिली में। ये अमेरिकी देश है चिली, तो वहाँ पे ये अटाकामा मरुस्थल स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मरुद्वीप ओसेस, ठीक है ना, किससे संबंधित है? तो भाई रेगिस्तान से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है। ठीक है ना, तो तकलामाकन मरुस्थल, तकलामाकन मरुस्थल। अगला प्रश्न कह रहा है कि सहारा अरेबिया जैसे उष्ण मरुस्थल नगण्य मात्रा में वर्षा प्राप्त करते हैं। नगण्य का मतलब 9 के बराबर। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इसका रीज़न क्या है? व्हाट इज़ रीज़न? तो कह रहा है भाई कि इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वे वायुमंडल के उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंधीय पर अवस्थित है। इसका रीज़न इसलिए है कि वे सारे के सारे जो सहारा रेगिस्तान हुए, अरबिया रेगिस्तान हुए फ्रेंड्स, वे उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंधी पे अवस्थित है। ठीक है ना, यानी कि हाई टेम्परेचर लोकेशन पे स्थित है, इस कारण से ऐसा होता है। चलिए इसमें हम लोग कुछ टेस्ट भी लगा लेते हैं। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा गया गाइस, कह रहे कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? कालाहारी, गोबी, सहारा या थार? तो फ्रेंड्स हमने ऊपर पढ़ा था कि सहारा है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान या मरुस्थल। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है MPPCS में, UPPCS में, प्री 2010 में या 1994 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। अगला देखिएगा, कह रहा है कि संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। तो देखिए थार है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसको भी समझते चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि अन्य मरुस्थलों में जनसंख्या 7 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही मिलता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा है कि अपने आप में काफ़ी अनोखा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है फ्रेंड्स? तो मंगोलिया में, हम लोग ऊपर ही पढ़े थे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो मंगोलिया में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो कमेंट करना ना भूलें गाइस। मिलते हैं अगले। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले प्रश्न को, जो कि कैनल्स है। ठीक है, नहर से। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो गाइस पनामा नहर जो है काफ़ी नाम है, काफ़ी चर्चित है, पॉपुलेटेड है। ठीक है, तो पनामा नहर फ्रेंड्स प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच में कौन सा नहर है? तो वो पनामा नहर है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। अब रीज़न क्या है कि पनामा नहर जो है वो व्यापारिक दृष्टि से, यानी कि ट्रेड के नज़रिए से देखें तो वो स्वेज नहर की अपेक्षा बहुत ही कम मायने रखती है, कम इम्पॉर्टेंट है, जबकि स्वेज नहर ज़्यादा रखती है। तो इसका रीज़न क्या है? व्हाट इज़ दिस रीज़न? ठीक है, इसका कारण क्या है? तो याद रखिएगा घने आबाद देशों का व्यापार, ठीक है ना, पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। ठीक है ना, इसका इम्पोर्टेंट मतलब कि रीज़न यही निकल के आता है कि जो घने आबाद वाले जो देश हैं उनका जो व्यापार होता है, यानी कि जो उनका ट्रेड होता है फ्रेंड्स,
वो दरअसल ये पनामा नहर से ना होकर के स्वेज नहर से होता है, ठीक है, इस कारण से। अगला प्रश्न देखिएगा, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो गाइस याद रखिएगा, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पे जो है कोलोन, ठीक है ना, कोलोन जो है पत्तन स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पत्तन है। तो देखिए ये तो आप कहोगे नॉर्थ, ठीक है, और ये साउथ की बात कर रहा है, तो पनामा खुद स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है, ठीक है ना। जहाज रानी नहर इसे इसलिए कहा गया है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें बड़ी से बड़ी शिप को जो है गुजारा जा सकता है, ले जाया जा सकता है, ठीक है, इसलिए इसे वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट कैनल कहा गया है, ठीक है। जहाज रानी नहर के नाम से जाना गया है, इसे रखा गया है। तो वो कौन सा नहर है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा स्वेज, ठीक है। आप इसे काफ़ी बिजी या व्यस्त नहर भी कह सकते हैं, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो स्वेज नहर जोड़ती है, तो भाई स्वेज नहर किसे किसे जोड़ती है? तो याद रखिएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से, ठीक है गाइस, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है कौन? स्वेज नहर। और पनामा नहर हमने क्या बताया था? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला देखिएगा, स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो गाइस स्वेज नहर का जो निर्माण प्रारंभ हुआ था वो 1854 में ही हुआ था, 1854 में हुआ था, 1854 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई? तो याद रखिएगा इस 1854 में चूँकि स्टार्टअप हुआ था इसका, और ये फाइनली बन के तैयार हो गया 1869 ईस्वी में, ठीक है। तो ये टाइम ड्यूरेशन याद रखिएगा प्लस डेट याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो गाइस स्वेज नहर की जो लंबाई की बात करें फ्रेंड्स, तो वो जो है वो 168 किलोमीटर है, 168 किलोमीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैट, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि शू नहर किसको जोड़ती है? तो जो शू नहर है फ्रेंड्स वो जोड़ती है सुपीरियर को ह्यूरन से, ठीक है ना, सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ती है शू नहर, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि कील नहर जोड़ती है। तो गाइस कील नहर जो जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, ठीक है, याद रखिएगा नाम थोड़ा सा क्रिटिकल है। तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है कील नहर, ओके गाइस, कील नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो कील नहर, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफर कर दिया, उसी को उल्टा कर दिया है, ठीक है। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो कील, तो जोड़ती मिलाती है, सेम थिंग फ्रेंड्स, ओके, बस वर्ड्स का थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्रा नहर यानी कि क्रा कैनल किस देश में स्थित है? तो क्रा नहर याद रखिएगा फ्रेंड्स थाईलैंड में स्थित है, ओके। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि पनामा जल डमरू मध्य के, ठीक है ना, पनामा जल डमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था। किसने रखा था भाई? ये थॉट किसका था? तो हमबोल्ट ने, ठीक है ना, हमबोल्ट नामक जो एक व्यक्ति थे, ठीक है, उन्होंने ये विचार प्रकट किया था अपना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, स्वेज नहर के खुलते ही बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया, ठीक है ना। तो स्वेज नहर के खुलते ही बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया, तो लंदन और चेन्नई, ठीक है, दूरी क्या हो गई? काफ़ी कम हो गई इन दोनों के बीच, ठीक है गाइस। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि कौन सा देश प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा निकारागुआ, ठीक है गाइस, निकारागुआ जो देश है वो तैयारी कर रहा है बनाने के लिए एक और भी नहर, ठीक है। चलिए अब चलते थोड़ा सा रिवर्स में, ठीक है ना। देखिए गाइस, वैसे तो बात करें नदियों की, रिवर्स की, तो भारत में फ्रेंड्स छोटे बड़े
4000 नदियों का देश है। जो भारत अपना देश है फ्रेंड्स, वो छोटे बड़े 4000 नदियों का देश है, ठीक है। जिसमें सबसे जो लंबी नदी मानी जाती है फ्रेंड्स, ठीक है ना, वो 2525 किलोमीटर गंगा नदी है, ठीक है। तो चलिए कुछ ऐसे ही बारीकी चीज़ों को समझते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए फ्रेंड्स, इस क्लास को पूरा अटेंड करिएगा, ठीक है। देखिएगा, रिवर्स से ये पहला क्वेश्चन है कि जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। जल के आयतन के आधार पर फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे जल के आयतन के आधार पर पूछ दिया गया है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो याद रखिएगा अमेजन, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो याद रखिएगा भ्रंश घाटी का नाम जब भी आए तो वो कौन सी नदी होगी फ्रेंड्स, राइन नदी, ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि वोल्गा नदी कहाँ गिरती है। तो वोल्गा नदी फ्रेंड्स कैस्पियन सागर में गिरती है। ऑल राइट। अगला प्रश्न देखिएगा, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है, ठीक है। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो याद रखिएगा मिस्र की सभ्यता को, ठीक है। और मिस्र का रहस्य दोस्तों इजिप्ट का जो है आप वहाँ पे देख सकते हैं, आपने सुना भी होगा, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा विचित्र माना गया है, काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी माना गया है इजिप्ट को, ठीक है। तो मिस्र सभ्यता को जो है, मिस्रवासी जो थे काफ़ी बुद्धिमान लोग माने जाते थे, काफ़ी शक्तिशाली, है ना। उनके समय में इजिप्ट का जो निर्माण हुआ दोस्तों, वो काफ़ी चौंका देने वाली एक घटना थी, ठीक है नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, तो यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। तो यूरोप की जो है राइन नदी दोस्तों कोयले की नदी के नाम से जो है जानी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। सबसे व्यस्त और व्यापारिक यानी कि काफ़ी ज़्यादा व्यापार होता है इस नदी से, याद रखिएगा फ्रेंड्स राइन नदी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो वोल्गा, ठीक है फ्रेंड्स, ओल्गा। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो कांगो नदी, ठीक है गाइज, याद रखिएगा भूमध्य रेखा को जो है कांगो नदी 2 बार क्रॉस करती है, ठीक है ना। अगला देखिएगा, पराना तथा पराग्वे नदी के संगम के बाद इसका सम्मिलित नाम से हो जाता है। मतलब ये जो सम्मिलित होती है तो उनका नाम क्या हो जाता है। तो याद रखिएगा उसका नाम हो जाता है ला प्लाटा, ठीक है ना, ला प्लाटा हो जाता है फ्रेंड्स उसका नाम, जब वो संयुक्त रूप से बहती है, एक हो जाती है तो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है। तो नील नदी, ठीक है ना। भूमध्य रेखा जो है फ्रेंड्स उसी के बिल्कुल नियर से, करीब से जो है नील नदी का ओरिजिन पॉइंट है, वहीं से स्टार्टअप होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व के सबसे अधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है। तो गाइज विश्वासघाती नदी हम हांगहो को कहते हैं, ठीक है ना, हांगहो को। अगला देखिएगा, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो, ठीक है ना गाइज, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। तो याद रखिएगा अभी हमने ऊपर बताया कि व्यस्त काफ़ी नदी माना जाता है व्यापारिक रूप से, राइन नदी, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा राइन नदी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। जो महाबली गंगा के नाम से जो नदी फेमस है गाइज, वो है श्रीलंका की, ठीक है ना। तो श्रीलंका में महाबली गंगा के नाम से वो सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले इम्पॉर्टेंट प्रश्न की ओर, ठीक है। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न कह रहा है कि बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। तो याद रखिएगा गंगा नदी जब बांग्लादेश में पहुंचती है, प्रवेश करती है, तो उसे हम वहाँ पे पद्मा के नाम से
जानते हैं या पद्मा के नाम से वहाँ पे पुकारते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखिएगा, भारत की गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम बदल जाता है, उसका नाम हो जाता है पद्मा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि किस नदी को तिल नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नदी को तिल नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो फ्रेंड्स वो है नाइजर को। ठीक है ना, नाइजर एक प्रकार की नदी है, एक नदी है, उसे हम लोग तिल की नदी के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे कि रूस की सबसे अधिक महत्वपूर्ण नदी है। तो फ्रेंड्स रूस की सबसे इम्पोर्टेंट जो रिवर है वो है वोल्गा। ठीक है, वोल्गा नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, व्यापारिक रूप से समझे, ठीक है, या वाटर रिसोर्सेज से समझे, काफ़ी इम्पोर्टेंट रिवर है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा कि लाल नदी यानी कि रेड रिवर किस देश में बहती है, तो वियतनाम में। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, वियतनाम में रेड रिवर भी बहती है। अगला प्रश्न देखिएगा, एशिया की विशाल नदी मेकांग बहती है। तो एशिया की जो सबसे विशाल नदी है जिसका नाम मेकांग है वो कहाँ बहती है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा मलेशिया में। ओके गाइज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो यू हैव टू रिमेंबर इट ऑलवेज। ओके, डोंट फॉरगेट इट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि सीन नदी कहाँ बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, सीन नदी की बात हो रही है यहाँ पे, तो गाइज सीन नदी जो है वो फ्रांस में बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रांस में बहती है सीन नदी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मर्रे डार्लिंग नदी, ठीक है ना, मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है, किस देश में बहती है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नदी जो समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है वह है। ठीक है, देखिए काफ़ी इंटरेस्टेड यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है। कह रहा है कि नदी जो समुद्र में मिलने से पहले उसका एक विस्तृत मरुस्थल से यानी कि बहुत विशालकाय रेगिस्तान से गुजरती है वो नदी, तो वो नदी कौन सी है, तो कोलोरेडो। ठीक है ना, कोलोरेडो, कोलोरेडो एक ऐसी नदी है फ्रेंड्स, ठीक है, जो कि समुद्र में गिरने से पहले, मिलने से पहले इसका सामना होता है बहुत बड़े, बहुत ही विशालकाय, बहुत ही विस्तृत मरुस्थल से। ठीक है, एकमात्र ऐसी नदी है कोलोरेडो। ठीक है, अगला प्रश्न है, नील नदी कहाँ गिरती है, तो गाइज नील नदी जो है भूमध्य सागर में गिरती है। अगला देखिएगा, जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन, जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है, तो फ्रेंड्स मृत सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, हांगहो नदी जो कि सबसे विश्वासघाती नदी के नाम से जानी जाती है, तो हांगहो नदी किस में गिरती है, पीला सागर में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। ठीक है, डेन्यूब। ठीक है ना, डेन्यूब नदी जो है यूरोपीय ऐसी नदी है जो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर और गिरती है कहाँ पे दोस्तों, तो वो जो गिरती है वो काला सागर में गिरती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओब, ठीक है ना, नदी किस में गिरती है, तो ओब नदी फ्रेंड्स आर्कटिक सागर में गिरती है। चलिए कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं, समझ लेते हैं उनको। कह रहा है कि किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है, तो हांगहो नदी को, ये सबसे विश्वासघाती नदियों में से एक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है, वोल्गा, जो कि रूस की नदी है, यूरोप की नदी है। ठीक है, यूरोपीय नदी। अगला देखिएगा, सर और आमू, ठीक है ना, सर और आमू नदियाँ गिरती है तो अरल सागर में, अरल सागर में सर और आमू नामक नदी आकर के गिर जाती है, मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियाँ कौन सी है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे लंबी नदी की बात हो रही है, बड़ी नहीं। ठीक है ना, लंबी नदी, तो नील नदी नंबर 1 पे आती है गाइस। ठीक है, नंबर 2 पे आती है अमेजन। ठीक है, नंबर 3 पे
मिसौरी मिसिसिपी, ठीक है ना, मिसौरी मिसिसिपी, नाम याद रखिएगा, थोड़ा सा क्रिटिकल ज़रूर है पर मुश्किल नहीं फ्रेंड्स, तो आप इसे भूले नहीं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एशिया की कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है, यानी दक्षिण की ओर बहती है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो जाएगा शाल्वीन नदी, ठीक है ना, शाल्वीन नदी। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, तो गाइज विश्व की सबसे चौड़ी नदी जो है वो अमेजन है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है, तो चौड़ी नदी है अमेजन और लंबी नदी है नील, याद रखिएगा। किस देश में से यूफ्रेस्टस व टिग्रिस नदियाँ बहती है, यूफ्रेस्टस एवं टिग्रिस, नाम याद रखिए, थोड़ा सा टेढ़ा है, तो वो ये इराक में, ठीक है ना फ्रेंड्स, इराक देश में ये नदियाँ बहती हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन भी इसमें दिया गया है इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, तो सबसे बड़ी नदी चौड़ी नदी है अमेजन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, तो अमेजन है, दक्षिण अमेरिका की दोस्तों सबसे बड़ी नदी क्या हो जाएगा, अमेजन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख सकते हैं कि यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन, आरएएस में पूछा गया, आरटीएस में पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप पढ़ेंगे भी यहाँ पे आसानी से प्रिपरेशन कर आप क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, ठीक है, लाल सागर में, कैस्पियन सागर में, काला सागर में, भूमध्य सागर में, ठीक है। तो गाइस हम लोग ऊपर क्या पढ़े थे, कैस्पियन सागर में गिरती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे एक बताया गया है कि, चलिए देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि मिसिसिपी, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि हिमानी झील इटास्का किस नदी का स्रोत है, तो जो हिमानी झील इटास्का है वो किस नदी का स्रोत है गाइस, तो मिसिसिपी, ठीक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिसिसिपी का जो है इस नदी का स्रोत है कौन, हिमानी झील इटास्का, ठीक है। चलिए ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आया होगा, कवर करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड बिगेस्ट लेक, ओके गाइज, तो विच इज़ द बिगेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स कैस्पियन सागर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है, यानी कि स्वीट वाटर, ठीक है फ्रेंड्स, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है, ठीक है, सबसे मीठे पानी की झील, तो वो गाइज है सुपीरियर झील, जैसे कि नाम से यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है, तो गाइज सुपीरियर झील सबसे मीठे जल की झील है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कह रहा है कि कौन सी विश्व की सबसे अधिक गहरी झील है, गाइज आपको बता दें कि बैकाल झील जो है वो सबसे विश्व की डीपेस्ट जो है झीलों में से एक है, लेक में से एक है, ठीक है, याद रखिएगा, विश्व की सबसे गहरी झील जो होगी वो बैकाल झील होगी, ठीक है, बैकाल झील। अगला प्रश्न देखिएगा, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील, देखिए नौकायान से तात्पर्य यह है फ्रेंड्स जिसमें कि जो नाव है वो गमन कर सके, ठीक है, नौकायान से मतलब है कि जिसमें नाव जो है गमन कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा कि सबसे ऊंचाई पर स्थित जो यहाँ पे झील होगा, ठीक है, नौकायान झील, वो होगा टिकट, ठीक है ना, टिटिकाका झील, ठीक है, टिटिकाका झील, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है, कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे, याद रखिएगा युग्म अरल, तो कजाकिस्तान, ठीक है, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये दो देश जो हैं भाई कहाँ हैं, तो युग्म अरल सागर के किनारे स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है कि अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में
कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? याद रखिएगा, अमेरिका के झील प्रदेश में, ठीक है ना, एक एरिया है जहाँ पे काफ़ी झील पाए जाते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें इंक्लूड 5 झीलों में कौन सा ऐसा प्रॉपर झील है जो टोटली कम्प्लीटली हम ये कहें तो वो यूएसए में यहाँ पे लोकेटेड है, स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा मिशिगन, ठीक है ना, मिशिगन झील जो है वो संपूर्णतः स्थित है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि विक्टोरिया झील स्थित है, विक्टोरिया झील अवस्थित है, स्थित है, कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा पूर्वी अफ्रीका में। ठीक है दोस्त, पूर्वी अफ्रीका में जो है स्थित है विक्टोरिया झील। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन युगांडा एंड तंजानिया, तो कौन सा है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो है वो तंजानिया और युगांडा के बीच एक इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पे बनाता है, इस्टेब्लिश करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखिएगा, कैस्पियन सागर स्थित है, जो कैस्पियन सागर स्थित है फ्रेंड्स कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा रूस और ईरान के बीच में। ठीक है, रूस और ईरान के बीच में स्थित है कैस्पियन सागर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि विक्टोरिया झील है ना, यानी कि विक्टोरिया लेक किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है? ठीक है, तो अफ्रीकी देश भाई किन के बीच यहाँ पे स्टेब्लिश है? तो तंजानिया, कीनिया, जायरे, ठीक है, इन तीनों देशों के बीच मध्य क्या है? विक्टोरिया लेक स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? ठीक है, यानी ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे बहुत सारी काफ़ी झील है वहाँ पे। ठीक है, तो फिनलैंड को, ठीक है फ्रेंड्स, फिनलैंड को हम 1000 झीलों की भूमि के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में न्यासा जो झील है ना वो भूमध्य सागर पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि विश्व की सबसे अधिक खारे जल की झील, ठीक है ना, जिसे हम वान झील कहते हैं, किस देश में स्थित है? ठीक है, तो याद रखिएगा तुर्की में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए कि विश्व के सबसे अधिक खारे पानी की जो झील है जिसे हम कहते हैं, तो जिसे हम वान झील के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उससे वो कहाँ स्थित है? तो तुर्की में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? ठीक है ना, तो अरल सागर है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ठीक है, तो फ्रेंड्स अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जो झील है वो विक्टोरिया लेक है, विक्टोरिया झील है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो लिमोनोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, लिम्नोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है, तो पृथ्वी पर ऐसा हम मानते हैं कि सबसे जो डीपेस्ट ओशियन है, ठीक है, डीपेस्ट सागर है, तो वो है मृत सागर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा, ठीक है ना, अंगुलियोनुमा झील किस क्षेत्र में स्थित है? क्षेत्र कहाँ स्थित है ना फ्रेंड्स? तो प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर फ्रेंड्स सबसे बड़ी झील की बात करें तो वो है कैस्पियन सागर, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, भूगर्भिक हलचलों एवं धरातल के बहिर्जात बलों के उत्पन्न झीलें क्या कहलाते हैं?
तो याद रखिएगा, उन्हें हम नेचुरल लेक के नाम से जानते हैं, प्राकृतिक झील के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? ठीक है ना, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कि जो झीलों का एक प्रदेश कहते हैं, तो उनका जो क्रम है वृहद यानी कि बड़े से छोटे की तरफ, वो क्या है? तो याद रखिएगा, ऑन्टेरियो है ना, ईरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर झील। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं देखिएगा, एक प्रश्न भी पूछा गया है, कह रहा है कि कौन सी सबसे अधिक गहरी झील है? ठीक है, तो याद रखिएगा, विक्टोरिया है, मृत सागर है, रिटिका है या फिर बैकाल है। ठीक है, तो याद रखिए फ्रेंड्स, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कौन सा झील? बैकाल झील। ठीक है, देखिए यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, और यूपीपीसीएस में, यूपीपीसीएस प्री और मेन दोनों में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखिए, माफ़ कीजिएगा, अगला प्रश्न ख़त्म है, लास्ट क्वेश्चन था ये। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आया होगा फ्रेंड्स। तो अगर अभी फर्स्ट टाइम आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अच्छी तथा बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। को पूरा अटेंड कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर अभी तक आपने अपने चैनल आशीर्वाद जीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई मैं इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूं वो आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न देखिएगा, वायुमंडल की संरचना से। ठीक है, पहला प्रश्न जो है कि वायुमंडल का सबसे अधिक अस्थायी तत्व है। ठीक है ना, जो इसका परमानेंटली एलिमेंट है फ्रेंड्स, ठीक है, वायुमंडल का, वो है जल वाष्प। ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला वायुमंडल में वो है जल वाष्प। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस मिलती है? तो गाइज, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो गैस है वो नाइट्रोजन है। ठीक है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन है। आगे चलिएगा, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में वो गैस उत्पन्न है, मतलब कि विद्यमान है। ठीक है, और वो इनएक्टिव है, अक्रिय गैस है। ठीक है, वो है आर्गन। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी गैस है? आर्गन। नाइट्रोजन के बाद जो है ये दूसरे नंबर पे है, और ये अक्रिय गैस है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, पृथ्वी के क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है? देखिए, वायुमंडल जो होता है मेजरली वो हॉट होता है। ठीक है, गर्म होता है, किसके कारण? तो पृथ्वी से विकिरण के द्वारा। जो पृथ्वी से विकिरण होता है, ठीक है ना, लाइट वगैरह का, ठीक है, उसके कारण क्या होता है, ये मुख्यतः गर्म होता है। ठीक है, आगे चलिएगा, अगला प्रश्न है, वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा का क्रम है। ठीक है, तो वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा का जो सीरीज़ है फ्रेंड, ठीक है, जो ऑर्डर है वो क्या है? तो समझिए, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, सबसे कम क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बात करें फ्रेंड्स तो ओजोन। चलिए आगे देखिएगा, असेंडिंग ऑर्डर में था ये। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी जो गैस है फ्रेंड्स वो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो CO2, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो गाइज, सूर्य की सबसे तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से, ठीक है ना, यानी हमें हार्मफुल पहुंचाती है अगर वो नहीं रहती तो। ठीक है, तो वो ओजोन परत है। ठीक है गाइज, ओजोन लेयर। कभी कभी पूछता है कि ओजोन लेयर की खोज किसने करा था? ठीक है, तो डामसन ने किया था। ठीक है, डामसन। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है कि भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण से अवशोषण द्वारा
भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो तापमान में वृद्धि की जो प्रोसेस है गाइस, उसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट। राइट, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है। तो गाइस, वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो प्रतिशतता है वो कितनी है फ्रेंड्स? तो वो है 78%। ठीक है, 78%। अगला प्रश्न देखिएगा, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर, ठीक है, वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है। क्षोभमंडल, ठीक है, देखिए पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर, ठीक है ना, कौन सा मंडल है? तो याद रखिएगा, क्षोभमंडल है, उसके बाद समताप मंडल है, उसके बाद मध्य मंडल है, और उसके बाद भाई आखिरी में आयन मंडल है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं, अगला समझते हैं प्रश्न। कह रहा है कि किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखिएगा, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है क्योंकि, देखिए क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल का सबसे तप्त परत है। ठीक है, रीज़न क्या है? व्हाट इज रीज़न? तो देखिए यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। ठीक है, यानी जो पृथ्वी के पृष्ठ है, ठीक है, जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, उस कारण से ये काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा, क्षोभ मंडल एवं सप्ताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इन दोनों के बीच जो संक्रमण क्षेत्र हैं उनको कहा जाता है मध्य सीमा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उनको क्या कहते हैं? मध्य सीमा। अगला प्रश्न देखिएगा, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ पर होता है? ठीक है, तो सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, क्षोभ मंडल में। कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न देखिएगा फ्रेंड, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होते हैं? तो जो भी एटमॉस्फेयर में गाइस, है ना, प्रतिदिन के जो वेदर चेंजेस होते हैं उसके रीज़न है क्या? तो क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल के कारण ही वो सारे के सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, क्षोभ मंडल के कारण। ठीक है, मौसम में परिवर्तन। अगला प्रश्न देखिएगा, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो ये सबसे फर्स्ट वाले परत में होती है गाइस, क्षोभ मंडल में। ठीक है, जो भी बादलों का गरजना है वो क्षोभ मंडल में ही होता है। क्षोभ मंडल से ऊपर जाएंगे समताप मंडल, इसमें कोई बादल की हलचल आपको नहीं देखने मिलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, वायुमंडल की किस तरह या वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? ठीक है, तो देखिए क्षोभ मंडल के ठीक बाद वाला जो मंडल है समताप मंडल, ठीक है, उसमें कोई भी तापमान का उतार चढ़ाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ओजोन परत पाई जाती है। तो गाइज ओजोन परत जो पाई जाती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, यानी क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है। तो भाई सबको पता है कि अल्ट्रा वायलेट रे, ठीक है ना, को रोकने में, ठीक है ना, अल्ट्रा वायलेट रे अगर ओजोन लेयर नहीं रहती तो अल्ट्रा वायलेट जो रे है, परावैंगनी जो किरणें हैं, वो हमारे स्किन को क्या करती? डैमेज करती। इससे नाना प्रकार की बीमारियां होती जैसे कैंसर्स। ठीक है, स्किन कैंसर होता है ना। तो परावैंगनी किरणों का अवशोषण करने में वो क्या करती है? उसको ऑब्जर्व कर लेती है। ठीक है, जो भी हार्मफुल रेज होती हैं। अगला देखिएगा प्रश्न, समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है? तो याद रखिएगा 1013.25 मिली बार होता है। ठीक है गाइज, अगला प्रश्न देखिएगा, वायु दाब प्रायः सबसे अधिक होता है। तो वायु दाब सबसे अधिक होता है जब वायु होती है। तो कैसी वायु होगी? गर्म, ठंडी, नमी, कब ऐसी होगी? तो वायु का जो दाब होगा फ्रेंड्स वो सबसे अधिक होगा। तो याद रखिएगा
जब वायु ठंडी होती है, ठीक है ना, और शुष्क होती है, ठंडी तथा शुष्क होती है, तो वायु दाब सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है गाइस, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि वायु दाब में अचानक आने वाली कमी किसका सूचक है। तो वायु दाब में अचानक अगर कमी आपको देखने को मिलती है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये संकेत करती है तूफान का। ठीक है गाइस, तूफान का। ठीक है, मौसम काफ़ी लगातार या अचानक से परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, सामान्य वायु दाब पाया जाता है तो सागर तल पर। ठीक है, सागर तल पर सामान्य वायु दाब पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। कह रहा है कि ग्लोब पर दाब कटिबंधों, ठीक है ना, प्रेशर बेल्ट जिसे हम कहते हैं, कि कितनी संख्या है। हम ऐसा समझ लें कि ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी दर्शाई गई है, तो वो है 7। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखिएगा, विषुवतीय निम्न दाब पेटी पर विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है। याद रखिएगा 5 डिग्री। ठीक है ना, 5 डिग्री तक आपको देखने मिलेगा। चलिए, डोलड्रम पेटिका का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है। तो जो डोलड्रम पेटिका है उसका जो विस्तार क्षेत्र पाया जाता है फ्रेंड्स, वो 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण की ओर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता क्या है। तो देखिए, सबसे बड़ी जो स्पेशल बात है डोलड्रम क्षेत्र की, वो ये है कि वहाँ पे निम्न एवं शांत पवनें रहती है, बहती हैं। ठीक है, निम्न दाब एवं शांत पवनें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा, यहाँ पे कुछ प्रश्न है और उसके बाद हम लोग एक छोटा सा टेस्ट लगाएंगे। कुछ क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। याद रखिएगा, भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है शांत पेटी। ठीक है, आगे देखिएगा, ओजोन परत पृथ्वी के करीब ऊंचाई पर है। तो ओजोन परत पृथ्वी के कितनी ऊंचाई पे है, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पे है। तो याद रखिएगा 20 किलोमीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखिएगा, जेट धाराएं प्रवाह कहाँ पाई जाती है। तो जेट धाराएं प्रवाह कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिए क्षोभ सीमा में। ठीक है, अगला प्रश्न है, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्य पाई जाती है। तो सबसे जो नज़दीक वायुमंडल है उसमें गैस कौन सी पाई जाती है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा गया है और ये काफ़ी उच्च स्तर के प्रश्न है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था नाइट्रोजन है, कितना परसेंट फ्रेंड्स, तो 78% हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ओजोन परत अवस्थित है कहाँ पे। तो क्षोभ मंडल में, क्षोभ सीमा में, समताप मंडल में, प्रकाश मंडल में। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर जहाँ बादलों का कोई हलचल नहीं होता, वहाँ पे स्थित है क्या, ओजोन परत। ठीक है, यानी कि समताप मंडल में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, देखिएगा, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में कौन सा स्तर उत्तरदायी है। तो याद रखिएगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल, ये इसका इंग्लिश नेम है फ्रेंड्स अंग्रेजी में, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर। ठीक है, देखिएगा तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है। ये यूपी पीसीएस में, आईएएस प्री में, है ना, यूपी मेंस में 2005 और 1996 में। याद रखिएगा ये आपको देखने मिलेगा कि जो रेडियो तरंगे के विक्षेपण होता है फ्रेंड्स, उसका उत्तरदायी है ये
आयन मंडल, ठीक है, एनोस्फेयर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे कि संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं, यानी कि जो सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं उसको हम किस ऑर्बिट में इस्टेब्लिश करते हैं, तो याद रखिएगा बहिर्मंडल में, ठीक है ना, बहिर्मंडल में। ऐसा नहीं है क्षोभ मंडल में ले जाके छोड़ देंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ की स्थिति होती है, हर चीज़ का स्थान उसका सीमा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आया होगा, तो कमेंट में लिखना ना भूलें कि आपको ये क्लास कैसा लगा। मिलते हैं कुछ अच्छी तथा बेहतरीन जानकारी के साथ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे फ्रेंड्स। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, जिससे हम लोग का थोड़ा सा मनोबल बढ़ा रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अच्छी तथा बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। उत्पादन में योगदान के आधार पर ऊर्जा संसाधन का सही अवरोही क्रम है। तो फ्रेंड्स अवरोही क्रम है, और वो भी जो करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। यानी डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है समझिएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है वो पेट्रोलियम है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी बड़े से छोटे क्रम में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला देखिएगा, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, ठीक है। तो ये आपका अवरोही क्रम है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व के कुल व्यापारिक ऊर्जा उत्पादन का सबसे अधिक भाग किस स्रोत से प्राप्त होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो भाग प्राप्त होता है फ्रेंड्स वो है पेट्रोलियम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो तलछटीय चट्टानों से, ठीक है गाइज। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम के संचित भंडार की दृष्टि से देशों का सही क्रम क्या है। तो देखिए सऊदी अरब, इराक, कुवैत, ईरान, ठीक है। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा पेट्रोल आपको मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपका अवरोही क्रम है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि कौन सा देश एक वर्ष में सबसे अधिक मात्रा में कच्चे तेल का उत्पादन करता है, तो वो है सऊदी अरब, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला ये कंट्री है। अगला प्रश्न क्या है कि कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है, तो वो भी गाइज है सऊदी अरब में, ठीक है। बाकू किस लिए प्रसिद्ध है, तो बाकू भाई खनिज के लिए क्या है, फेमस है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। कह रहा है कि मध्य पूर्व के खनिज तेलों में अग्रणी उत्पादक है, तो सऊदी अरब, ठीक है फ्रेंड्स, सऊदी अरब। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओपेक, ठीक है ना, ओपेक देशों में खनिज तेल का सबसे उत्पादन जो सबसे अधिक उत्पादन करता है वो ऐसा कौन सा देश है, ठीक है फ्रेंड्स, तो वो है सऊदी अरब, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि गैर तेल निर्यातक देशों में खनिज तेल उत्पादन में अग्रणी देश है। सबसे ज़्यादा जो है गैर तेल निर्यातक देशों में सबसे ज़्यादा जो उत्पादक देश है फ्रेंड्स वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ठीक है गाइज। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे अधिक आयात है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का सबसे आयात है तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि खनिज तेल का प्रथम कुआं है ना 1859 ईस्वी में किस देश में खोदा गया था, याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1859 ईस्वी में खोदा गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उपभोक्ता देश है, ठीक है ना, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस देश में
सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ, तो वो है अमेरिका। ठीक है गाइस। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं जल सामान्यतः एक साथ पाए जाते हैं, तो ऊपर से नीचे की ओर इनका सही क्रम क्या है। ठीक है, यानी कि सतह से नीचे की ओर। ठीक है, क्रस्ट मेंटल कोर की तरफ। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले पृथ्वी का क्रस्ट आता है, ठीक है भाग, उसके बाद मेंटल, तो उसी तरह सबसे ऊपरी भाग में क्या पाया जाएगा, तो याद रखिएगा सबसे पहले पाया जाता है फ्रेंड्स प्राकृतिक गैस। ठीक है, उसके बाद पेट्रोलियम, और सबसे लास्ट में आपको मिलेगा जल। ठीक है गाइस। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है, तो विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है फ्रेंड्स, तो वो है कनाडा। ठीक है, थोरियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है, तो गाइस थोरियम का सबसे अधिक भंडार पाया जाता है भारत में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि किसको स्ट्रेटेजिक मिनरल्स कहा जाता है, तो स्ट्रेटेजिक मिनरल कहा जाता है खनिज तेल को। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि विश्व में पवन ऊर्जा उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है, तो भाई भारत आता है 5वें नंबर पे। ठीक है, 1 नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। ठीक है गाइस। अगला प्रश्न देखिएगा, पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम जल विद्युत को जानते हैं किस श्वेत कोयला के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व की सभी नदियों में किसकी संभावित जल विद्युत क्षमता अधिकतम है। ठीक है गाइज, तो याद रखिएगा जायरे नदी, जिसे हम कांगो नदी भी कहते हैं। ठीक है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि कांगो नदी, जिसे हम जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहे कि विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है, तो कांगो, कोलंबिया, यांगिस्टिसी। ठीक है, ये नदी जो है जल शक्ति के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग सबसे पहले किस देश में किया गया, तो वो इटली में किया गया। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, किस देश में जल विद्युत ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, तो जल विद्युत ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, तो वो देश कौन सा है फ्रेंड्स, तो वो है स्विट्जरलैंड। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जल विद्युत उत्पादन हेतु सबसे अधिक उपयुक्त भौगोलिक दशाएं किस देश में उपलब्ध हैं, तो याद रखिएगा कांगो गणराज्य में। ठीक है गाइस, कांगो गणराज्य में सबसे ज़्यादा उपस्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, कोयला की सर्वोत्तम किस्म है एंथ्रासाइट। ठीक है, सबसे अच्छी ये उसकी प्रकार है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि विश्व में पाए जाने वाला अधिकांश कोयला किस प्रकार का है, तो बिटुमिनस। ठीक है, ये उसके टाइप से गाइज, तो बिटुमिनस जो है इस टाइप का कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है पूरे वर्ल्ड भर में। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि सबसे निम्न कोटि का जो कोयला होता है, ठीक है ना, कौन सा होता है, तो याद रखिएगा जो पीट कोयला होता है गाइस, ठीक है, ये सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि कोयले की कौन सी किस्म भूरा कोयला के नाम से जानी जाती है, तो याद रखिएगा लिग्नाइट। ठीक है ना, लिग्नाइट जो है ये हम इसे ब्राउन कोल के नाम से भी जानते हैं, जो कि थोड़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सन 1883 ईस्वी में विश्व के किस देश में सबसे पहले
जल विद्युत की स्थापना की गई? तो जल विद्युत की स्थापना फ्रेंड्स सबसे पहले फ्रांस में किया गया था, ठीक है, 1883 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में, ठीक है गाइज, किस टाइप की? तो आग्नेय नहीं, अवसादी चट्टान में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व में कोयला का सबसे अधिक संचित भंडार किस देश में है? तो कोयला का सबसे अधिक भंडार आपको फ्रेंड्स यूएसए में देखने मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सबसे ज़्यादा स्टोर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है, तो कौन सा एरिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंतर्गत? तो वो एरिया है फ्रेंड्स अपलेशियन एरिया, ठीक है, अपलेशियन एरिया में सबसे ज़्यादा आपको कोयला देखने मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश, पूरे वर्ल्ड भर की बात करें तो वो चाइना है, ठीक है, फादर ऑफ कोरोना। भाई चाइना में सबसे ज़्यादा क्या होता है, कोयले का उत्पादन किया जाता है, वो 1 नंबर पे है, ठीक है फ्रेंड्स। विश्वविख्यात डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो यूक्रेन में, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि कुजबास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो कुजबा कोयला क्षेत्र फ्रेंड्स स्थित है रूस में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व में या विश्व की सबसे बड़ी कोयले की खान, जिसे हम बाकी कहते हैं, किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा जिम्बाब्वे में, ठीक है। अगला प्रश्न है गाइज कि जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकती है उसे क्या कहा जाता है? तो गाइज उसे भूतापीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात कर रहा है गाइस जहाँ पे, तो वो हो जाएगा इंडोनेशिया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग कुछ टेस्ट भी लगाते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए, प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे प्रमाणित तेल भंडार है? तेल भंडार प्रमाणित है ना, वेनेजुएला, सऊदी अरब, ईरान में या इराक में? तो गाइस हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा कहाँ है। देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, 13 में, 12 में, 10 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो कहाँ पे पाया जाता है फ्रेंड्स? आंसर भी दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो वेनेजुएला में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं इसको। भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित इंडियन मिनरल ईयरबुक 2014 के अनुसार कच्चे तेल के सबसे बड़े प्रमाणित भंडार वेनेजुएला में है, ठीक है। ये काफ़ी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई, ठीक है। तो यह क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा गया, देख सकते हैं, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कुछ प्रश्न यहाँ पे भी दिए गए हैं, इसको समझते हैं कि विश्व में यूरेनियम के बृहद भंडार पाए जाते हैं। तो हम बात करें फ्रेंड्स कि पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, यूरेनियम सबसे ज़्यादा किस देश में पाया जाता है? तो वो देश है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है फ्रेंड्स। रूर बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो जर्मनी में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा यहाँ पे भी प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड, कह रहा है कि बाकू की प्रसिद्ध क्यों है, या बाकू की प्रसिद्धि इतनी क्यों है, क्यों इतना विख्यात है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम लोग ऊपर पढ़े थे भाई, पेट्रोलियम के लिए है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। तो कमेंट में लिखना ना भूलें आपको आज का क्लास कैसा लगा। मिलते हैं अगले क्लास में।